चैप्टर जो हमारे पास है वो बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन कॉस्ट बिहेवियर का। मैं एरिया को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन कॉस्ट बिहेवियर के अंदर जो हम बात करेंगे वो बेसिकली बीबीपी के अंदर आपके पास दो चैप्टर्स होंगे जिसमें आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन कॉस्ट बिहेवियर को अलग अलग देखेंगे। अगर हम कैप्लान की बात करते हैं तो कैप्लान में हमारे पास एक चैप्टर होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन कॉस्ट बिहेवियर का। पुराना वाला चैप्टर है, पुरानी वाली चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करता है। हमारे पास सबसे पहला एरिया बेसिकली आएगा कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट क्या होती है बेसिकली इन अ बिजनेस एंड अकाउंटिंग, कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। कॉस्ट क्या होती है? एक मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है डॉलर्स, यानी इसका मतलब है अमाउंट के अंदर आप कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं जो आप स्पेंड कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के ऊपर। अगर हम किसी स्पेसिफिक आइटम को बनाते हैं और उस आइटम को प्रोड्यूस करने के ऊपर कोई कॉस्ट इनकर करते हैं तब वो कॉस्ट बेसिकली क्या कहलाती है? वो कॉस्ट बेसिकली कहलाएगी आपकी वो अमाउंट जो इनकर्ड हो रही है वो क्या कहलाएगी? कॉस्ट। जैसे आपकी कंपनी एक चेयर प्रोड्यूस कर रही है, चेयर को बनाने के ऊपर जो अमाउंट आप इंक्रेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट। और अगर आपकी कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेट कर रही है, वहां पे जो कॉस्ट इंक्रेट करेंगे वो बेसिकली क्या कहलाएगी? कॉस्ट। तो ये बेसिकली आपके पास दो एग्जांपल्स हैं। मैं चाहूंगा कि कॉस्ट की जो डेफिनेशन है उसे आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम कि बेसिकली हमारे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन रिलेट क्या करता है। यार देखो, हम यहाँ पे कॉस्ट को क्लासिफाई करने वाले हैं। कॉस्ट की हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? मल्टीपल एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से एरियाज के अंदर? देखो यार, सबसे पहले हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे एलिमेंट्स के अंदर, उसके बाद हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नेचर के अंदर, उसके बाद हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे फंक्शन के अंदर, फिर उसके बाद हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे बिहेवियर के अंदर। यानी या तो हमारे पास कॉस्ट बाय एलिमेंट डिवाइड होगी, या बाय नेचर डिवाइड होगी, बाय फंक्शन डिवाइड होगी, बाय बिहेवियर डिवाइड होगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली कि कॉस्ट को हमने इन एरियाज के अंदर डिवाइड करना है, तो कॉस्ट को सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा बाय एलिमेंट। तो कॉस्ट में आपके पास टोटल 3 एलिमेंट्स आएंगे। पहला एलिमेंट होगा कॉस्ट में एक अमाउंट जिसको हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट, दूसरी अमाउंट हमारे पास आएगी जिसको हम कहते हैं लेबर कॉस्ट, और तीसरी अमाउंट आएगी हमारे पास जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस। और थोड़ा सा आगे जाके इसको डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम बाय नेचर की बात करते हैं तो कॉस्ट में पहली नेचर जो होती है वो कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी नेचर होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी अभी आगे जाके देखेंगे। अगर हम बाय फंक्शन की बात करते हैं तो कॉस्ट में एक कॉस्ट होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, और एक कॉस्ट जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इनको भी हमने अभी अलग से जाके देखना है। और अगर हम बाय बिहेवियर बात करते हैं तो एक कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है जिसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, एक कॉस्ट होगी हमारे पास जिसको हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और एक कॉस्ट ऐसी होगी जिसे हम नाम देंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो ये जो प्रोफॉर्मा है इसे आप लोग कॉपी करेंगे, फिर हम एक एक एरिया की तरफ मूव करेंगे। पहले हम देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, उसके बाद हम देखेंगे नेचर, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन, उसके बाद फिर हम देखेंगे बिहेवियर। तो इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट को। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट को, तो हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में देखा था कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू एलिमेंट 3 तरह की कॉस्ट होगी। कौन कौन सी? एक कॉस्ट होगी हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट होगी हमारे पास लेबर कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट होगी हमारे पास एक्सपेंसेस। तो पहली कॉस्ट की तरफ मूव करते हैं मटेरियल कॉस्ट की तरफ कि मटेरियल क्या होता है। देखो यार, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने में जो टेंजिबल आइटम हम यूज करते हैं वो बेसिकली कहलाता है उसका मटेरियल। यानी किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं बेसिकली सीमेंट, या किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग को बनाने के लिए आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टील, तो वो क्या कहलाएगी? बेसिकली मटेरियल कॉस्ट। आप किसी कार को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं कार के लिए मेटल यूज कर रहे हैं, फैब्रिक यूज कर रहे हैं, या आप कार के लिए यूज कर रहे हैं बेसिकली स्टील, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? वो मटीरियल कॉस्ट होगी। जैसे this include all cost of materials purchased for production or non-production activities, example raw material and components। तो आगे जाके हमने इसकी एग्जांपल्स भी रखी हुई हैं कि मटेरियल की कौन कौन सी एग्जांपल्स ऐसी होती हैं जिनको हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरी कॉस्ट जो हमारे पास है वो कहलाएगी लेबर। मटेरियल क्या हो गया? जो रॉ मटेरियल आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोसेस के अंदर, उसे आपने नाम दे दिया कि वो आपकी मटेरियल कॉस्ट है। और अगर आप लेबर की बात करते हैं तो लेबर का मतलब होता है कि वो स्टाफ जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उस स्टाफ को जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं वो कहलाएगी लेबर कॉस्ट। हम बाकी जब हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो टेंजिबल आइटम्स है वो टेंजिबल आइटम्स जो है वो मटेरियल कॉस्ट के अंदर चले जाएंगे। और लेबर की बात करें तो लेबर का मतलब होता है हमारी वर्क फोर्स, जो लोग हमारी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जो वर्क फोर्स हमारी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है, उस वर्क फोर्स के ऊपर जो अमाउंट इंकर्ड हो रही है वो कहलाएगी लेबर कॉस्ट। यानी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को जो भी अमाउंट हम पे करेंगे वो कहलाएगी उसकी लेबर कॉस्ट।
तीसरी जो अमाउंट आपके पास होगी वो कहलाएगा बेसिकली एक्सपेंस। अगर आप बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो सारे के सारे इंटेंजिबल आइटम जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इंकर्ड हो रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल्स अभी हमने आगे जाके देखनी है। तो अभी फिलहाल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेबर की डेफिनेशन क्या बनेगी? दिस इंक्लूड ऑल स्टाफ कॉस्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयज हमारे पास है उनकी जितनी भी कॉस्ट है वो कहलाएगी लेबर कॉस्ट। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, दिस इंक्लूड ऑल अदर कॉस्ट विच आर नॉट मटेरियल और लेबर, यानी वो कॉस्ट जो मटेरियल या लेबर नहीं होगी। दीज इंक्लूड रेंट, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। ये सारी की सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी? बेसिकली आपके पास एक्सपेंसेस की कॉस्ट। तो पहली कॉस्ट आपके पास हो गई मटेरियल कॉस्ट जो कि टेंजिबल आइटम्स थे। उसके बाद आपके पास हो गई वर्कफोर्स, जो लेबर आपके पास काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट। और तीसरी कॉस्ट जो आपके पास होगी वो होगी एक्सपेंसेस की, उसमें आपके पास ज्यादातर इनटेंजिबल आइटम्स आएंगे। इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों ने ये वाला एरिया अपने पास कॉपी कर लिया। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया है वो बेसिकली रिलेट करेगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में। हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक कार की, यानी अगर हम बात करते हैं कार की कि कार के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन कौन सा लेबर यूज होता है, और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस यूज होते हैं जो कि बेसिकली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। तो जरा उसे देख लें। पहली एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और दूसरी एग्जांपल के आंसर्स आप लोगों ने पहले अपने पास राइट डाउन करने होंगे, बाद में उसको टैली कर लेंगे कि आप लोगों ने उसके बारे में सही सोचा या नहीं सोचा। सही है जी। अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें मटेरियल की कॉस्ट की बात करेंगे। तो मटेरियल में क्या क्या यूज हो रहा है, जैसे इसके अंदर स्टील है, प्लास्टिक है, इसके अंदर लेदर है, इंजन है, इसके टायर्स हैं, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? मटेरियल। अगर हम लेबर की बात करें तो वो लेबर जो इस कार को पेंट कर रहा होगा, वो लेबर जो इस कार को असम्बल कर रहा होगा, वो लेबर जो कि मशीन्स को ऑपरेट कर रहा होगा, वो जो कि सुपरवाइजर्स होंगे, वो जो कि मैनेजर्स होंगे, वो सारे के सारे इंसान है, तो वो क्या कहलाएंगे? लेबर कॉस्ट। बाकी एक्सपेंसेस के अंदर अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कि रेंट और यूटिलिटीज वगैरह क्या होते हैं बेसिकली आपके एक्सपेंसेस। खैर, हम अगले पेज के ऊपर बेसिकली इसकी सोल्यूशन देखते हैं। आइए, अगर हम बात करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की और बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा, तो उसमें पहला मटेरियल जो आपके पास है वो आएगा स्टील। दूसरा आपके पास यूज होगा प्लास्टिक। उसके अलावा यहाँ पे यूज होगा लेदर। उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल वायर्स। उसके अलावा अगर बात करते हैं ग्लास। ग्लास के बाद बात करते हैं स्क्रू एंड बोल्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं तो टायर्स। उसके बाद लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के अलावा कोई कंपोनेंट वगैरह अगर हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? मटेरियल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से लेबर होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। एक आपके पास होते हैं प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स, जो प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक आपके पास असम्बलर्स, जो कि कार को असम्बल कर रहे होते हैं। पेंटर्स। उसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई मटेरियल किसी को ला के देना है, कोई टूल किसी को ला के देना है, तो वो सारे के सारे लेबर जो है वो बेसिकली सपोर्टिंग स्टाफ में आ जाएंगे। उसके अलावा मशीन ऑपरेटर, जो मशीन्स को ऑपरेट कर रहे होंगे। टेस्ट ड्राइवर, गाड़ी बनने के बाद जो टेस्ट ड्राइवर्स वगैरह उसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे। सुपरवाइजर्स वगैरह, जो आपके लेबर को सुपरवाइज करेंगे। मैनेजर्स वगैरह या सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। ये सारे के सारे इंसान, इन सारे के सारे इंसानों को जो अमाउंट हम पे करेंगे वो कहलाएगी आपकी लेबर कॉस्ट। और जो मटेरियल आप इनकर्ड करेंगे कार के ऊपर, वो क्या कहलाएगी? मटेरियल कॉस्ट। अब तीसरा एरिया जो आपके पास आएगा वो आएगा एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस के अंदर आप बात कर सकते हैं रेंट की, आप बात कर सकते हैं रेट्स की, आप बात कर सकते हैं डेप्रिसिएशन की। उसके अलावा इंश्योरेंस। इनमें से किसी भी अमाउंट को फिजिकली टच नहीं कर सकते। लाइट हो गया, हीट हो गया, पावर हो गए, रॉयल्टीज हो गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रॉयल्टीज क्या होती है। वैसे रेंट के बारे में सबको आइडिया होगा, रेंट क्या होता है? किराया। रेट्स आपके होते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस। रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्सेस। रेट्स हो गए प्रॉपर्टी टैक्सेस के अंदर। डेप्रिसिएशन, जो बेसिकली मशीन वगैरह से रिलेट करती है। इंश्योरेंस आपके पास आ गया, इंश्योरेंस एग्रीमेंट जो कि आपके लॉसेस वगैरह को रिकवर करता है। लाइट का एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर, हीट या गैस का एक्सपेंडिचर, पावर का एक्सपेंडिचर, वो भी लाइट से रिलेट कर रहा है। रॉयल्टीज क्या होती है? बेसिकली रॉयल्टीज होती है बेसिकली कमीशन, कमीशन पेड टू इन्वेंटर। वो कमीशन जो आप पे करेंगे इन्वेंटर को, कमीशन पेड टू इन्वेंटर, सॉरी, कमीशन पेड टू इन्वेंटर। तो इन्वेंटर को जो कमीशन पे करेंगे वो क्या कहलाएगी? बेसिकली आपकी रॉयल्टी। उसके अलावा यहाँ पे एक और एक्सपेंस आ सकता है जिसको हम कहते हैं स्पेशल टूल्स। वो भी आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। स्पेशल टूल्स भी बेसिकली आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है।
ये स्पेशल टूल जो गाड़ी से रिलेट कर रहा होगा, इसको आप कह सकते हैं बेसिकली गूगल मैप। जो गूगल मैप की सर्विसेज आपने ली हुई है गूगल कंपनी से, वो बेसिकली आपका स्पेशल टूल है। उस स्पेशल टूल को बेसिकली आप अपने एक्सपेंसेस के अंदर लेके जा सकते हैं। इस एरिया को अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये वो एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आएंगे, जो कि पहले आप लोगों ने कंप्लीट करनी होगी अपने पास, उसके बाद फिर मैं उसके आंसर्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है चेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक कंपनी है जो कि बेसिकली फर्नीचर्स वगैरह बना रही है, सही है। तो फर्नीचर के ऊपर कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन कौन सा लेबर लगेगा, कौन कौन सा एक्सपेंस होगा, वो बेसिकली आप पहले अपने रजिस्टर में अपनी तरफ से एग्जांपल्स लिख लें। उसके बाद मेरी वाली एग्जांपल के साथ आप उसे मैच कर लीजिएगा। चले जी, ठीक है सर। अब इसके साथ आप लोगों ने मैच करने बेसिकली इसके आंसर्स को अपने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे। इसकी एग्जांपल जरा इसके आंसर्स की तरफ आते हैं। जैसे अगर हम 5 एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास ये चेयर हमें नजर आ रही थी, उसमें वुड यूज हो सकता है, फोम यूज हो सकता है, नेल्स एंड स्क्रू यूज हो सकते हैं, फैब्रिक यूज हो सकता है, पेंट यूज हो सकता है। ये अब आपके पास आ गए तकरीबन 5 मटीरियल। 5 मटीरियल के बाद फिर आपके पास आएगा लेबर। लेबर के अंदर आपके पास आ गई कारपेंटर की कॉस्ट। उसके अलावा अगर असम्बलर्स वगैरह असम्बल कर रहे हैं चेयर को, तो असम्बलर की कॉस्ट। उसके अलावा मशीन ऑपरेटर की कॉस्ट। उसके अलावा पेंटर की कॉस्ट। उसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ की कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी आपके पास? लेबर कॉस्ट। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, हीट आपका एक्सपेंस है, लाइट आपका एक्सपेंस है, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है। ये सारे के सारे क्या आ गए आपके पास? एक्सपेंसेस। रॉयल्टीज कह सकते हैं इसके अंदर, स्पेशल टूल्स। तो एक्सपेंसेस की एग्जांपल तकरीबन सिमिलर होती है, सिर्फ मटेरियल की और लेबर की एग्जांपल जो है वो इंडस्ट्री वाइज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इन एग्जांपल्स को आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एरिया आता है, वो बेसिकली आएगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। हमारे पास बाय नेचर में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होगी, एक होगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी कौन सी होगी आपकी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करता हूँ आपसे, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है यार? देखो यार, कुछ लोग कहते हैं कि वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर इनकर्ड हो रही होती है वो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, और वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के ऊपर इनकर्ड हो रही होती है वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। बहुत सारी एग्जांपल्स है इसके बारे में लोगों के जहन में, लेकिन हमारी नजर में सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेसेबल। वो कॉस्ट जो कि ट्रेसेबल हो। ट्रेसेबल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? वो कॉस्ट जो कि एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई हो सके, वो कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेसेबल फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट विच कैन नॉट बी ट्रेसेबल फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यानी वो कॉस्ट जिसे आप एक यूनिट के ऊपर ट्रेस कर सकते हैं, आप एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कहलाएगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। और वो कॉस्ट जिसे आप एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो कॉस्ट आपके पास कहलाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आपके पास एग्जांपल है डायरेक्ट कॉस्ट की, इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इसे आप अपने पास कॉपी कर लें। होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब बात करते हैं बेसिकली, अगर हमने कॉस्ट को डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो, उसे कैसे करेंगे? हमारे पास जो है वो बेसिकली, जब हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो अभी हमने टोटल देखी थी 3 डिफरेंट कॉस्ट। पहली कॉस्ट हमारे पास थी मटेरियल की कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट थी हमारे पास लेबर की कॉस्ट, तीसरी कॉस्ट थी हमारे पास एक्सपेंसेस की कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की, तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो कॉस्ट आ जाएंगी, एक हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, एक हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। वो मटेरियल जो एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई हो सके वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, और वो मटेरियल जो कि एक यूनिट के ऊपर ट्रेस ना हो सके वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की और इनडायरेक्ट लेबर की। वो लेबर जो एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई हो सके वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर। और वो लेबर जो एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई ना हो सके वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस जो एक यूनिट के ऊपर इंकर्ड हो सके वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंसेस जो एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई ना हो सके, एक यूनिट के ऊपर उसकी कॉस्ट कितनी है, वो क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके पास पहले कॉस्ट 3 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और अब आपके पास कॉस्ट 6 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस एरिया को आप कॉपी कर लें। आप लोगों ने इस एरिया को कॉपी कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम बात करते हैं एक कंपनी की जो कि बेसिकली केक मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट? तो हम एक बेकरी की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कॉस्ट को 6 एरियाज में डिवाइड करना है। कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि डायरेक्ट मटेरियल में आएगी, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगी, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि डायरेक्ट लेबर में आएगी, कौन सी कॉस्ट ऐसी होगी जो कि इनडायरेक्ट लेबर में आएगी, और कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में, और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ मूव करेगी। आइए देखते हैं।
अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो एक केक बनाने में कितना फ्लावर यूज हुआ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक केक बनाने में 4 अंडे लगे, 6 अंडे लगे, कितने एग्स लग रहे हैं ये आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। एक यूनिट को बनाने में कितना बटर यूज हुआ, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 300 ग्राम आइडेंटिफाई हो सकता है। एक केक को बनाने में कितनी शुगर यूज हुई, 1 कप यूज किया या टेबल स्पून यूज किए तो कितने टेबल स्पून यूज किए, उसे आइडेंटिफाई करना आसान है। एक केक बनाने में आपने कितनी क्रीम यूज की, सही है, कितने ml क्रीम यूज की, उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। और इनको आइडेंटिफाई करना आसान है, साथ में इनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना भी आसान है। इसलिए ये क्या कहलाएंगी, डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटीरियल। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटीरियल की, तो इनडायरेक्ट मटीरियल में वो अमाउंट आएगी जो कि एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। केक के अंदर आप सॉल्ट भी यूज करते हैं, आपको नहीं आइडिया होगा कि एक केक को बनाने में जो आपने सॉल्ट, एक पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट जो आपने यूज किया, वो एक चुटकी जो सॉल्ट आपने यूज किया उसकी कॉस्ट कितनी है, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। फूड कलर, यार फूड कलर को अगर तुम देखो ना तो बेसिकली एक ड्रॉप फूड कलर का आपके पूरे के पूरे फूड को बिल्कुल चेंज कलर के अंदर ले आता है, तो एक ड्रॉप की क्या कॉस्ट होगी उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। फूड एसेंस, ये भी अगर आप लोग किसी से पूछे जो कि बेसिकली बेकिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व है, उसको आइडिया होगा कि फूड एसेंस जो होता है वो इतनी माइनर सी कॉस्ट होती है कि उसे एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्लीनिंग मटीरियल, ये तो केक्स के ऊपर लग ही नहीं रहा, जब ये केक के ऊपर लग ही नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक यूनिट के ऊपर कितने का इनकर्ड हो रहा है, क्योंकि आप दिन में 100 केक बनाते हो, उसके बाद शाम में अपनी बेकरी को साफ करते हैं, तो बेकरी को साफ करने की जो कॉस्ट है, क्लीनिंग मटीरियल जो लगा, उसकी एक यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट है, एक केक के ऊपर कितनी कॉस्ट है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये आ गया आपके पास इनडायरेक्ट मटीरियल। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे वो डायरेक्ट लेबर होंगे, और वो लेबर जो कि सपोर्ट कर रहे होंगे वो इनडायरेक्ट लेबर होंगे। और वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, जब भी तो उनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक केक के ऊपर उनकी कॉस्ट कितनी लग रही है। जैसे बेकर जो है वो डायरेक्टली केक को बेक कर रहा है, शेफ बेसिकली रेसिपी बना रहा है, लाइन वर्कर्स बेसिकली काम कर रहे हैं केक्स के ऊपर, पैकेजिंग स्टाफ ये केक को पैक कर रहा है, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास डायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर की, तो इनडायरेक्ट लेबर में वो लेबर आएंगे जो डायरेक्टली केक के ऊपर काम नहीं कर रहे, जैसे कि आपके सुपरवाइजर, सपोर्टिंग स्टाफ, प्रोडक्शन मैनेजर, ये बेसिकली डायरेक्टली काम नहीं कर रहे। उसके अलावा आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सिक्योरिटी गार्ड्स भी बेसिकली किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में। सही, वो इंसान जो कि बेसिकली प्रोडक्शन ना कर रहे हो वो इनडायरेक्ट लेबर होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, रॉयल्टीज और स्पेशल टूल्स, ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आप बता सकते हैं एक यूनिट के ऊपर कितने का स्पेशल टूल लगा, और आप ये भी बता सकते हैं कि बेसिकली एक केक की अगर रेसिपी आप किसी बहुत ही सेलिब्रिटी शेफ की आप यूज कर रहे हैं, तो उसने आपसे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हर केक बनाने के ऊपर आपको उसको क्या अमाउंट देनी, और अगर उसने रेसिपी आपको भेज दी तो फिर रॉयल्टी में नहीं आएगी। रॉयल्टी जब होती है जब आप बेसिकली वो केक की रेसिपी यूज कर रहे हैं और हर केक के ऊपर सर्टेन अमाउंट इन्वेंटर को पे कर रहे हैं, तो वो रॉयल्टी है। अगर उसने अपनी रेसिपी आपको भेज दी तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, रेंट हो गया आपके पास, लाइट हो गया, हीट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और इंश्योरेंस होगी। तो ये एरिया आपके पास है, इसे आप लोग अपने पास कॉपी कर लें। सही है, ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक कंपनी है जो कि बेसिकली बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, आपने यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आपके पास डायरेक्ट मटीरियल होंगे, कौन सा ऐसा होगा जो कि डायरेक्ट मटीरियल की बजाय इनडायरेक्ट मटीरियल है, कौन सा आपके पास डायरेक्ट लेबर होगा, कौन सा इनडायरेक्ट लेबर होगा, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो ये वाला एरिया के बारे में आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो इसके आंसर्स अपने पास रखें, सही है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने सोल्यूशन रखता हूँ, फिर बात करेंगे। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, तो इसके बारे में तुमने बताना है बेसिकली डायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ, सही। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से डायरेक्ट मटीरियल है, कौन से इनडायरेक्ट मटीरियल, आप लोग मैच कर ले अपनी लिस्ट के साथ। जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गए। ब्रिक्स का मतलब ब्लॉक्स वगैरह, जो ब्लॉक्स यूज करते हैं ना हम लोग, वहां पे ब्रिक्स यूज होते हैं। तो ब्लॉक्स या ब्रिक्स वगैरह किस में आ गए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मटीरियल में। पेन डायरेक्ट मटीरियल में आ गया। फिटिंग्स, ये फिटिंग्स आपके पास जो है वो बाथरूम फिटिंग्स वगैरह हो सकती है, उसके अलावा मल्टीपल फिटिंग्स। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे, नेल्स, स्क्रू, लुब्रिकेंट ऑफ मशीन और वाटर, इनकी कॉस्ट को एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अगर हम बहुत सारी बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम नहीं बता सकते, अगर हम बल्क के अंदर नेल्स स्क्रू परचेज कर रहे हैं या लुब्रिकेंट ऑफ मशीन परचेज कर रहे हैं या वाटर परचेज कर रहे हैं, तो ये नहीं बता सकते कि एक बिल्डिंग के ऊपर कितनी अमाउंट इंकर्ड हो रही है।
डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे, ब्रिकलेयर जो ब्रिक्स वगैरह लगाते हैं, हमारी हम मिस्त्री कहते हैं उसे, प्लम्बर्स हो गए, सही है, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस हो गए, उसके अलावा कारपेंटर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये सारे के सारे डायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाएंगे। आप बता सकते हैं कि एक यूनिट जब इन्होंने बनाया या एक बिल्डिंग बनाई तो कितने के ब्रिकलेयर्स, कितनी अमाउंट ब्रिकलेयर्स की लगी, कितनी अमाउंट प्लम्बर्स की लगी, ये सारी अमाउंट। इनडायरेक्ट लेबर की बात करेंगे तो सपोर्टिंग स्टाफ, सुपरवाइजर और साइट मैनेजर, ये बेसिकली आपके पास आ जाएंगे इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमेशा दो कॉस्ट ही आती है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट भी है, रॉयल्टीज, स्पेशल टूल। ये सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ये वो होते हैं लेबर जो हमने आउटसोर्स किए वो होते हैं, यानी वो लेबर जो हमारे अपने इम्प्लॉयज तो नहीं है, बस मार्केट से हमने उनको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उठाया हुआ है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कहलाएंगे बेसिकली आपके पास इनडायरेक्ट लेबर, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करता हूँ तो रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये बेसिकली आपके पास सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस एरिया को कॉपी कर लें आप लोग। अच्छा जी, अब हमने देख लिया कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट को और कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर को। सही, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, और वहां पे हमने देख लिया डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन को। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में दो तरह की कॉस्ट आएगी, एक आपकी आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट और एक आपके पास आएगी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, इसको एक तरह और एक और वर्ड से भी रिलेट करते हैं यहाँ पे, वो भी अपने पास कॉपी कर ली जगह है, मन के लेक्चर के अंदर वो वाली चीज इंक्लूड नहीं हुई थी। प्रोडक्शन कॉस्ट को हम हमेशा कहते हैं ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये हमारी कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी ये प्रोडक्ट के ऊपर इंकर्ड हो रही है और ये पीरियड से रिलेट कर रही है, सालों से रिलेट कर रही है, तो ये कहलाएगी पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होती है, और पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती, बल्कि एज अ पीरियड कॉस्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट में से, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाती है। वैसे हमने इसको देखा था, ये प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन एरिया के ऊपर रिलेट करती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करती। प्रोडक्शन कॉस्ट अभी आप देख चुके हैं, एक कॉस्ट आपने मटेरियल कॉस्ट देख ली, फिर आपने मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल देख लिया और इनडायरेक्ट मटेरियल देख लिया, फिर आपने लेबर कॉस्ट देख ली, लेबर कॉस्ट में भी आपने डायरेक्ट लेबर देख लिया और इनडायरेक्ट लेबर देख लिया। एक्सपेंसेस की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। जब हम बात करेंगे बेसिकली नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में आपके अंदर आपके पास एक कॉस्ट आएगी जिसको आप कहते हैं एडमिन कॉस्ट। या असल में आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होती है ना, उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आती है। उसके बाद दूसरी कॉस्ट हो गई आपके पास सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, ये बेसिकली जितनी भी मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह होगी, यूनिट को सेल आउट करने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी आ गई सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद फिर आएगी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आप क्या रखेंगे, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी, कौन कौन सी कॉस्ट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेट कर रही है, यानी यूनिट्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कॉस्ट। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट आएगी, ये ज्यादातर इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई आपके पास, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगी जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिसर्च या डेवलपमेंट से रिलेट करती है। ये सारी की सारी कॉस्ट आ गई प्रोडक्ट कॉस्ट, ये आ गई आपके पास पीरियड कॉस्ट, ये कह सकते हैं कि ये आपके पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये आपके पास आ गई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इसे आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद इनकी एग्जांपल्स की तरफ मूव कर। अच्छा जी, अब हमने एग्जांपल्स देखनी है, अब हमने एग्जांपल देखनी है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और R&D कॉस्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मैंने बताई है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से रिलेट करती है, जैसे आपके ऑफिस से रेंट ऑफ ऑफिस, डायरेक्टर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस की सप्लाई, जितना भी ऑफिस का खर्चा है सारा का सारा आ गया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब आते हैं सेलिंग कॉस्ट। फ्री सैंपल्स ये भी देते हैं अक्सर जब अपनी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। सेलिंग स्टाफ कमीशन, जो हमारे पास स्टाफ है उसका कमीशन वगैरह। प्रमोशनल कॉस्ट यानी आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट किससे रिलेट करेगी, सेलिंग कॉस्ट। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करें तो ये अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने की कॉस्ट है। वेयर हाउस की कॉस्ट, ड्राइवर की सैलरी, लॉरीज, ट्रक्स वगैरह, उसकी फ्यूल की कॉस्ट या लॉरीज को रन करने की कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट किसमें आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसके बाद आते हैं फाइनेंस कॉस्ट की तरफ। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट की कॉस्ट। इंटरेस्ट की कॉस्ट किसमें आ जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट हो गया या लोन के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, ये कॉस्ट क्या कहलाएगी, फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट का दूसरा नाम फाइनेंस कॉस्ट। फिर आते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जिसमें क्या भी, अब R&D कॉस्ट क्या है, ये आपने एक स्पेसिफिक लैब बनाई हुई है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की इनहेंसमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लिनिकल जो आपके पास केमिकल कंपाउंड की कॉस्ट होगी,
टेस्टिंग की कॉस्ट होगी, उसके अलावा रिसर्च मटेरियल की कॉस्ट होगी, या साइंटिस्ट की सैलरी होगी। ये सारी की सारी आ जाएगी R&D कॉस्ट की। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? सेल से रिलेटेड कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब हुआ इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉस्ट। और R&D का कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इस एरिया को कॉपी कर लें, उसके बाद आगे की तरफ मूव करते करते अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज की। ये टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। अभी आप कैप्लान की किट करेंगे तो जैसे MA1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, MA2 के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। सबसे पहली कॉस्ट जो आपके पास आएगी उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी इसमें डायरेक्ट मटीरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद फिर आपके पास दूसरी कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसी का दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। सही है जी, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद दूसरा नाम क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद तीसरा नाम लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, उसके अलावा जो तीसरा नाम होता है इसका, वो इसको ओवरहेड्स भी कहते हैं, सिर्फ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स कह लें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह लें, फैक्ट्री ओवरहेड्स कह लें, ये सब एक ही चीज है। मतलब क्या होता है इसका? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी प्राइम कॉस्ट में आ गई, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी कहाँ पे आ गई? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उसमें प्राइम कॉस्ट भी शामिल होगी, यानी सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल होगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। और फैक्ट्री ओवरहेड भी शामिल होगा, यानी सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल होगी, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सारी की सारी कॉस्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट को और उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड को, तो बन जाएगी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी और नॉन प्रोडक्शन भी होगी। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन सी होगी? एडमिन कॉस्ट हो गई, सीलिंग कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, फाइनेंस कॉस्ट हो गई और R&D कॉस्ट हो गई। ये सारी की सारी कॉस्ट को अगर हम मिला लें तो ये बन गई हमारे पास नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर सारे के सारे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस की कॉस्ट आ गई, तो ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट। उसके बाद एक आखिरी टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे जाके अच्छी खासी यूज भी होगी आगे जाके, जैसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर सेल में से आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, सेल में से अगर आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन का। ये ऑल वेरिएबल कॉस्ट में याद रखिएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी है और उसके अलावा वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। यानी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आंसर आपके पास आता है वो आता है बेसिकली कंट्रीब्यूशन का। इस एरिया को आप कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव। ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ। नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, बाय नेचर, बाय फंक्शन देख लिया और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज भी देख ली। अब हम देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। आइए जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की तरफ अगर अब मूव करें तो हमने वो जो स्टार्टिंग में एक पेज कॉपी किया था वहां पे भी ये बात याद रखी थी कि बाय बिहेवियर के अंदर कॉस्ट के अंदर टोटल 4 बिहेवियर आते हैं। पहला बिहेवियर जो आपके पास आएगा वो होगा वेरिएबल कॉस्ट का, दूसरा बिहेवियर फिक्स कॉस्ट, तीसरा बिहेवियर सेमी वेरिएबल कॉस्ट और चौथा बिहेवियर स्टेप फिक्स कॉस्ट। आप लोग इसे कॉपी भी कर लें, साथ में मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ। वेरिएबल वर्ड से पता लग रहा है, वेरिएबल का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि चेंज हो रही हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो एक जगह पे कांस्टेंट हो उसे हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। वो कॉस्ट जो कि सेमी वेरिएबल हो, कुछ वेरिएबल हो और कुछ फिक्स हो, यानी वो कॉस्ट जो कि मिक्स्ड हो, वो कॉस्ट जो कि क्या होगी? मिक्स्ड, वो क्या कहलाएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो उसको कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये वाली टर्मिनोलॉजीज अगर आपने अपने पास कॉपी कर ली तो अब आप आगे की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट आएगी जरा देखते हैं। पहली कॉस्ट हमारे पास होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अ कॉस्ट दैट वेरीज इन टोटल विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। वो कॉस्ट जो कि कांस्टेंट पर यूनिट होगी, पहली बात। और कॉस्ट दैट वेरीज इन टोटल विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होगी। वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ, वो कॉस्ट जो एक्टिविटी के बढ़ने के साथ बढ़ेगी और वो कॉस्ट जो एक्टिविटी के कम होने के साथ कम हो जाएगी, वो कॉस्ट कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट। जब आप नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी और जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनाएंगे तो कॉस्ट कम लगेगी, वो कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटीरियल। जब कम यूनिट्स बनाएंगे तो डायरेक्ट मटीरियल कम लगेगा, जब कम यूनिट बनाएंगे तो फैब्रिक कम लगेगा, जब कम यूनिट्स बनाएंगे तो वुड कम लगेगा, जब कम यूनिट्स बनाएंगे तो लेदर कम लगेगा।
तो जब लेदर कम लगेगा, वुड कम लगेगा, फैब्रिक कम लगेगा, तो कॉस्ट भी कम आएगी। और जब फैब्रिक ज्यादा लगेगा, वुड ज्यादा लगेगा, लेदर ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। यानी वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ जाती है, वो कॉस्ट क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन ये हमेशा पर यूनिट सेम रहती है। उसका रीजन क्या है? अगर आप एक यूनिट के ऊपर 3,000 रुपए का लेदर यूज कर रहे हैं, तो 2 यूनिट के ऊपर 6,000 रुपए का लेदर यूज करेंगे। तो अगर 2 यूनिट के ऊपर 6,000 का लेदर यूज हो रहा है, तो 3,000 का एक यूनिट के ऊपर लेदर यूज हो रहा है। यानी पर यूनिट ये हमेशा क्या रहती है? सेम। डायरेक्ट लेबर की बात कर सकते हैं। एक कारपेंटर जब एक चेयर बनाता है तो 500 रुपए देते हैं, 2 बनाएगा तो 1,000 रुपए देंगे, लेकिन पर चेयर 500 ही देंगे। टेलर की बात करेंगे, असेंबली लाइन वर्कर्स की बात करेंगे, तो इनकी कॉस्ट क्या कहलाएगी? बेसिकली आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ने से बढ़ जाती है और लेवल ऑफ एक्टिविटी के कम होने से कम हो जाती है, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और वो कॉस्ट पर यूनिट पे हमेशा क्या होती है? सेम। इसे आप कॉपी कर लें। ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया आएगा वो बेसिकली इसकी एग्जांपल है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक इमोजी बना हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट में हमारी परसेप्शन ये होती है कि वेरिएबल कॉस्ट पे हम खुश होते हैं। खुश कैसे होते हैं? देखो यार, जब यूनिट्स बनेंगे तो कॉस्ट लगेगी, यूनिट्स नहीं बनेंगे तो कॉस्ट नहीं लगेगी। जैसे आजकल एक स्पेसिफिक सिनेरियो चल रहा है कोरोना वायरस का। कंपनीज अपनी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उनको कोई टेंशन नहीं है। यूनिट्स नहीं बन रहे, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही। जैसे जो लोग मार्केट से चीजें खरीदते थे और फिर बेचते थे, खरीदने की कॉस्ट के बारे में उनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? कि जब यूनिट्स बिक ही नहीं रहे तो यूनिट्स खरीदने नहीं है। जब यूनिट्स खरीदने नहीं है तो उसके ऊपर कॉस्ट ही लगी। लेकिन जिन लोगों ने रेंटल पे करना है, रेंटल तो एक फिक्स कॉस्ट है ना। स्कूल की सैलरीज हो गई, स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, ये फिक्स है। चाहे बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता, दोनों सूरतों में आपने पे करनी है। तो ये कॉस्ट जो है ये हमें उदास करती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वो टेंशन फ्री होते हैं। अगर आपकी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है और फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट के बारे में अभी बात करेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां पे फिक्स कॉस्ट आ जाती है वहां पे टेंशन आ जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट टेंशन प्रोवाइड नहीं करती। उसका मेन रीजन कि ये कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के बनने पे लगती है, नहीं बनेंगे नहीं लगेगी, सिंपल सी बात। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का एक डेटा और बेसिकली इसके ग्राफ दिए हुए, या आपने अपने पास कॉपी कर दें। सपोज करें हमने 5,000 यूनिट्स बनाए, उसके ऊपर कॉस्ट लगी 1 लाख। 10,000 यूनिट्स बनाए, कॉस्ट लगी 2 लाख। 15,000 के ऊपर कॉस्ट लगी 3 लाख। और 20 लाख के ऊपर कॉस्ट लगी 4 लाख। ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, सही, 4 लाख। अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं, 1 लाख डिवाइड बाय 5,000 इज इक्वल टू 20। 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 20। 3 लाख डिवाइड बाय 15,000 इज इक्वल टू 20। और 4 लाख डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 20। तो कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या होगी? 20। नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जा रही है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट अगर आप यहाँ पे देखें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की अगर आप बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे क्या है? सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 20 20 20 20। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? सेम। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो यूनिट्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी। इस डेटा को और बेसिकली इसके ग्राफ को आप अपने पास कॉपी कर लें। उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। चले जी आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया आएगा वो आएगा फिक्स कॉस्ट का। अगर हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स इन टोटल with the level of activity with a specific range. A cost that remain fixed in total with the level of activity, यानी एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कॉस्ट चेंज नहीं होगी। यानी वो कॉस्ट जो कि एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज ना हो, with a specific range but changes per unit is called fixed cost। लेकिन पर यूनिट चेंज हो रही हो तो वो क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से चेंज नहीं हो रही, लेकिन पर यूनिट सेम नहीं है। फिक्स कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्टिविटी लेवल, इट रिलेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये यूनिट से रिलेट नहीं करती, बल्कि ये पैसेज ऑफ टाइम से रिलेट कर रही है। एग्जाम्पल, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स है किसकी? ये बात आपके पास एग्जाम्पल्स है बेसिकली फिक्स कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ सेम रहे और उसके बाद चेंज हो जाए। लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ तो सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट चेंज होती रहे, वो कॉस्ट कहलाती है आपके पास फिक्स कॉस्ट। इस एरिया को कॉपी कर लो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया आएगा, फिक्स कॉस्ट असल में टेंशन प्रोवाइड करती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो हमारा बिजनेस इसलिए बंद होगा क्योंकि हमारे बिजनेस को फिक्स कॉस्ट बेयर करनी है हर महीने, चाहे हमारा बिजनेस अच्छा रन हो रहा है या हमारा बिजनेस बुरा रन हो रहा है। अब अगर हम इसके डेटा की तरफ आते हैं, तो हमने यहाँ पे ये बनाए 5,000 यूनिट, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 20,000। लेकिन जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो है 4 लाख,
4 लाख 4 लाख 4 लाख, ये चेंज नहीं हो रही, ये पर यूनिट हमेशा क्या है, सेम। अगर हम इस कॉस्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि पर यूनिट जो कि टोटल में सेम रहती है नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज होने की वजह से, तो आप यहाँ पे देखें कॉस्ट पर यूनिट क्या होता चला जाएगा, चेंज। 4 लाख की कॉस्ट को अगर हम 5000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा, 80। लेकिन जैसे ही आपके यूनिट्स इंक्रीज होंगे कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, 40, उसके बाद हो जाएगा 26.67, उसके बाद हो जाएगा 20। यानी जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। अगर हम इसके ग्राफ की तरफ देखें तो टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ सेम है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट के अंदर चेंज आता चला जा रहा है और कॉस्ट पर यूनिट के अंदर रिडक्शन आ रही है। तो ये आपके पास जो ग्राफ है वो रिलेट कर रहा है किससे, फिक्स कॉस्ट से। इसे आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया, आगे की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट आएगी उसे हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है यार, अ कॉस्ट व्हिच हैज बोथ एलिमेंट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वो कॉस्ट जिसमें दोनों एलिमेंट हो, फिक्स भी और वेरिएबल भी हो, वो क्या कहलाती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें पर यूनिट के साथ क्या होता है और टोटल के साथ क्या होता है उसके बारे में अभी फिलहाल बात नहीं करते। जरा इसकी एग्जांपल्स देखो। पहली एग्जांपल है इसकी गैस का बिल। देखो यार, गैस का बिल एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे, जब आप बेसिकली गैस ज्यादा यूज करेंगे तो आपका बिल ज्यादा आएगा, गैस कम यूज करेंगे तो आपका बिल कम आएगा। लेकिन अगर आप सपोज करें कि आप गैस यूज ही नहीं कर रहे फिर भी आपके घर में एक बिल आएगा जिसके अंदर मीटर का रेंट, कुछ फिक्स चार्जेस शामिल होंगे। इसका मतलब है गैस के बिल में एक तो यूनिट के हिसाब से अमाउंट चार्ज हो रही होती है, ज्यादा आप गैस यूज करेंगे ज्यादा कॉस्ट, कम गैस यूज करेंगे कम कॉस्ट। साथ में जो आपका गैस का बिल होता है उसके अंदर एक दूसरी कॉस्ट भी शामिल होती है जिसको आप कहते हैं गैस बिल की स्टार्टिंग की अमाउंट, यानी गैस बिल का फिक्स चार्ज। एक तो गैस बिल के यूनिट से रिलेट कर रहा है और एक गैस बिल का फिक्स अमाउंट। तो ये दोनों अमाउंट अगर हम मिला लें तो ये आपकी बनेगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कार की रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं। कार का इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली आपकी फिक्स कॉस्ट। लेकिन कार के अंदर जो फ्यूल लग रहा है वो बेसिकली आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप घर में गाड़ी रखते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं घर में गाड़ी रखता हूँ मुझे कोई अमाउंट ही बेयर नहीं करनी पड़ेगी अगर मैं गाड़ी ना चलाऊं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कार का इंश्योरेंस, या अगर आपने गाड़ी जो है वो लीज के ऊपर ली हुई है, इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है बैंक के थ्रू, तो फिर आपको हर महीने की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे करनी है, चाहे आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं। जो गैस बिल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसी तरह टेलीफोन के बिल के साथ होता है। जो लाइन रेंट होता है वो आपका फिक्स होता है और बाकी जो आप जितनी कॉल्स करेंगे उसके ऊपर जो भी आपकी अमाउंट इंकर्ड होगी वो अमाउंट आपको बेयर करनी है। तो ये वाला एरिया रिलेट कर रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट से। इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे मूव करते हैं कि हमने ये वाला एरिया अपनी जगह पे देख लिया तो इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। आइए इसके ग्राफ की तरफ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों एलिमेंट शामिल है। इसमें जो फिक्स है वो हमें परेशान करेगा और जो वेरिएबल है वो हमें परेशान नहीं करेगा। अगर हम आगे न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं तो जरा देखिएगा। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आप लोगों के सामने बनाई हुई है उस एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एरिया पहले लिख दूं ताकि उससे आप इसको समझने की कोशिश कर लें कि ये एरिया बता क्या रहा है। जरा सुनिएगा। हमारे पास यहाँ पे मामलात कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, सही है। उस एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है, एम्प्लॉय की जो वेज है, सपोज करें एम्प्लॉय की जो वेज है वो है $300। एम्प्लॉय की वेज कितनी है, $300। एक दिन काम करने के लिए आएगा, उसको वेज दूंगा 300 पर डे। अच्छा जी, और साथ में उसको मिल रहा है बोनस। जो बोनस उसे मिल रहा है ना, बोनस ये लिखा हुआ है, बोनस है 0.5 पर यूनिट। सपोज कर लें ये वेज जो है वो पर डे नहीं है, पर वीक है, सही है, या पर डे एज्यूम कर ले, अमाउंट को एज्यूम करने में कोई मसला नहीं। हमारे लेबर ने पहले दिन 1000 यूनिट बनाए, 1000 यूनिट्स के ऊपर उसको 0.5 का कमीशन मिला। 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, इसका मतलब है 500 का कमीशन मिल गया। 300 की इसकी बेसिक पे मिल गई यानी वेज मिल गई। टोटल अमाउंट हो गई 800। सपोज करें ये 800 जो है वो एक हफ्ते की अमाउंट, पहले हफ्ते में अमाउंट कितनी मिल गई, 800। अगर मैं इस 800 को 1000 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब है एक यूनिट की कॉस्ट होगी 0.8। आगे चलते हैं। अगर आप 200 यूनिट्स बनाते, सॉरी 2000 यूनिट्स बनाते हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये अमाउंट बनेगी 1000 प्लस 300। टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 1300। 1300 का अगर डिवाइड करते हैं 2000 यूनिट से तो आंसर आएगा 0.65। इसी तरह अगर उस दिन आपने 3000 या उस हफ्ते में आपने 3000 यूनिट्स बनाए तो 3000 यूनिट्स के ऊपर 0.5 का मिलेगा बोनस। 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 300।
सॉरी 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 1500। 1500 प्लस वेज 300, टोटल अमाउंट कितनी हो गई 1800। इसी तरह अगर चौथी दफा में आपने 4000 यूनिट बनाए तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2000। 2000 प्लस 300 इज इक्वल टू 2300। अगर 1800 को डिवाइड करता हूँ 3000 से आंसर आएगा 0.6, और अगर 2300 को डिवाइड करता हूँ 4000 से तो आंसर आएगा 0.575। ये आपके पास सिनेरियो जो कि रिलेट कर रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाता हूँ, आपको नजर आएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये जो अमाउंट नीचे वाली है ना, ये अमाउंट है बेसिकली आपके पास फिक्स, और ये अमाउंट जो ऊपर इंक्रीज हो रही है ये अमाउंट है वेरिएबल। तो इसमें दोनों अमाउंट शामिल है, फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं तो कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता चले जा रहा है। इसका मतलब है पहले था 0.8, फिर हो गया 0.65, फिर हो गया 0.6, उसके बाद हो गया 0.575। तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है स्टेप फिक्स कॉस्ट का। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? A cost that fixed for a certain level of activity will increase and will then remain fixed again until another production level. वो कॉस्ट जो कि एक स्पेसिफिक लेवल तक फिक्स होती है, उसके बाद फिर इंक्रीज होती है उस स्पेसिफिक लेवल के बाद। यानी वो कॉस्ट जो कि फिक्स होगी एक स्पेसिफिक लेवल के बाद, उसके बाद स्पेसिफिक लेवल के बाद दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, स्टेप फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए स्टोर का रेंट। अगर हमारे पास कोई स्टोर रखा हुआ है, वेयर हाउस रखा हुआ है, वहाँ पे 1 लाख यूनिट्स आ सकते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख से कम यूनिट्स होंगे तो हमें एक वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स होंगे तो फिर हमें एक से ज्यादा वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या कहलाएगी, बेसिकली आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट। सुपरवाइजर की सैलरी, अगर आपके पास 10 इंप्लॉय होते हैं तो आप एक सुपरवाइजर रखेंगे, 10 से ज्यादा इंप्लॉय होंगे तो एक से ज्यादा सुपरवाइजर रखेंगे। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई, ये भी स्टेप फिक्स कॉस्ट है। ऑयल की रिप्लेसमेंट, अगर आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर चलती है तो आपको ऑयल को रिप्लेस नहीं करना, और अगर 1000 से ज्यादा चलेगी तो ऑयल रिप्लेस होगा, फिर 1000 और चलेगी तो ऑयल रिप्लेस होगा। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, स्टेप फिक्स कॉस्ट। वो कॉस्ट जो कि एक लेवल तक फिक्स रहेगी, उसके बाद स्टेप अप हो जाएगी, उसे हम कहेंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसे आप कॉपी कर लें, उसके बाद आगे चल। अब अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास ऐसा नहीं होता कि अगर एक फिक्स कॉस्ट और दूसरी फिक्स कॉस्ट हो तो वो मिला के जो है वो चीजें अपनी जगह पे एप्रोप्रिएट बन जाए। जैसे अगर हम बात करें नेगेटिव नेगेटिव तो बन जाता है पॉजिटिव, सही। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। स्टेप फिक्स कॉस्ट एक कॉस्ट है, जब वो इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने के बाद अपनी ही कॉस्ट के अंदर जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम 1 से लेकर 20,000 यूनिट अपने जगह पे स्टोर करते हैं तो हमें एक स्टोर की जरूरत पड़ेगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 1 लाख। लेकिन अगर हमारे पास 20 से लेकर 40,000 यूनिट्स होंगे तो 2 स्टोर की जरूरत पड़ेगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 2 लाख। अगर 40,000 से ऊपर तो 3 स्टोर, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 3 लाख। अगर 60,000 से ऊपर तो उसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 4 लाख। कॉस्ट एक लेवल तक क्या है, फिक्स। उसके बाद क्या होती है, स्टेप अप, फिर क्या हो जाती है, फिक्स, फिर स्टेप अप, उसके बाद अगेन फिक्स, फिर स्टेप अप, फिर फिक्स। तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप बाय स्टेप आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम कहेंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट, और ये हमारे पास बनेगा स्टेप फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड एरिया। इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, पुराना वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं MA2 के एक नए एरिया की तरफ जो MA2 के अंदर इंक्लूडेड है, MA1 में पहले आप लोगों ने नहीं देखा। उस एरिया का नाम है कॉम्प्लेक्स ग्राफ। अगर हम कॉम्प्लेक्स ग्राफ की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स ग्राफ के अंदर असल में होगा क्या, ये बात याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स ग्राफ के अंदर आपने जो देखना है वो बेसिकली देखना है कि एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल कॉस्ट के पैटर्न्स हैं, और वो कॉस्ट के पैटर्न्स बता क्या रहे, उनकी तरफ हमने मूव करता। जैसे हम यहाँ पे अगर मूव करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीपल कॉस्ट है, सबसे पहले हम इस स्पेसिफिक एरिया की बात कर लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, पहले हमारे पास एक कॉस्ट है। अगर कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही हो, ये जरा देखिएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही हो इसका मतलब है ये वाली कॉस्ट कौन सी, सॉरी, ये पहले स्टार्टिंग में कॉस्ट कौन सी है, फिक्स। फिक्स के बाद क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो फिक्स के बाद जब इंक्रीज होगी तो वो क्या बन जाएगी, वेरिएबल। पहले अमाउंट क्या है, फिक्स, फिक्स के बाद क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के बाद उसके अंदर डिक्लाइन आ जाता है, तो वो एरिया क्या हो जाता है, बेसिकली फ्री। यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बेसिकली कुछ इस सेंस में
कि हमारे पास ग्राफ जा रहा है कुछ इस सेंस में, तो ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वो एक लेवल के ऊपर जाके अगर सेम हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फ्री। यानी इसके अंदर फ्री का एलिमेंट भी है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट भी है, इसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी है। इसी तरह अगर मैं इस ग्राफ की तरफ मूव करता हूं तो यहां तक, इस पॉइंट तक आपकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, तो ये पॉइंट क्या होगा? फ्री। उसके बाद कौन सी कॉस्ट होगी? उसके बाद होगी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के बाद ये वाला एरिया अगेन क्या हो जाएगा? फ्री। तो इसका मतलब है पहले हमारे पास जो है वो कॉस्ट जो है वो, पहले हमारे पास कॉस्ट जो है वो फ्री है, फ्री के बाद वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद अगेन क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। ये दो ग्राफ आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? हम यहाँ पे पहले स्टार्टिंग वाली स्लाइड के ग्राफ देते हैं, उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। जरा देखें, ये जो आपके पास पहला ग्राफ है, इस ग्राफ को आप कहेंगे कि पहले आपकी कॉस्ट है वेरिएबल, वेरिएबल के बाद है फिक्स, फिक्स के बाद है वेरिएबल। जब कॉस्ट ऊपर की तरफ जाती है तो वेरिएबल होती है, जब सेम रहती है तो फिक्स होती है, उसके बाद दोबारा क्या हो गई? वेरिएबल। मैं इसको कैसे कह रहा हूँ कि ये कॉस्ट पहले वेरिएबल है फिर फिक्स है फिर वेरिएबल है? मैं इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने एक छोटी सी बात रखी, एक कॉल सेंटर वालों ने, एक कॉल कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनने कहा पहले मिनट आप बात करें 3 रुपए लगेंगे, दूसरे मिनट आप बात करें 3 रुपए लगेंगे, तीसरा मिनट आप बात करें 3 रुपए लगेंगे, टोटल मिला के कितने रुपए होगा? 9 रुपए। 3 मिनट के आपने 9 रुपए पे किए, पहले 1 मिनट 3 रुपए, फिर दूसरा मिनट 3 रुपए, फिर तीसरा मिनट 3 रुपए, टोटल कितने हो गए? 9। 3 मिनट के बाद अगले 7 मिनट क्या है? फ्री है। तो 3 मिनट के आपने अमाउंट पे की, अगले 7 मिनट हो गए फ्री। तो इसका मतलब है 3 मिनट की जो कॉस्ट है वही अगले आने वाले 7 मिनट के ऊपर भी वही कॉस्ट है, तो टोटल हो गए 10 मिनट। लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही फिर दोबारा मिनट स्टार्ट हुए, हर मिनट के ऊपर 3 रुपए की अमाउंट आपने पे की। तो हुआ क्या? पहले आपने अमाउंट पे की वेरिएबल, फिर बीच में आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई, उसके बाद फिर आपने अमाउंट पे की, वो क्या कहलाएगी? बेसिकली वेरिएबल। तो ये ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ होगा वेरिएबल प्लस फ्री प्लस वेरिएबल, वेरिएबल प्लस फ्री प्लस वेरिएबल। अब अगर मैं दूसरे ग्राफ की तरफ मूव करता हूं तो दूसरे ग्राफ में पहले वेरिएबल कॉस्ट है, फिर ये कांस्टेंट नहीं हो जाती, बल्कि इसका डिक्लाइन आ जाता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद कॉस्ट दोबारा डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट बार बार डिक्लाइन की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है आपको जो अमाउंट मिल रही है वो मिल रही है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिस्काउंट की अमाउंट मिल रही है, जब ये आपकी कॉस्ट हर स्पेसिफिक पॉइंट के बाद कम होती चली जा रही है। तो ये कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट ऑन फर्दर यूनिट्स। तो हम फर्दर यूनिट्स बना रहे हैं, उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास आएगा वो बेसिकली आएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट का। यहाँ पे एक दफा डिस्काउंट मिल रहा है, वहां पे एक दफा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था, फिर एक दफा और डिस्काउंट मिला, तो ये दो ग्राफ हुआ। उसके बाद अगर मैं इस एरिया की तरफ मूव करता हूँ तो ये एरिया पॉइंट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि इस लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले जो अमाउंट है वो बेसिकली क्या है? फिक्स। फिक्स के बाद जो ऊपर अमाउंट मिल रही है वो क्या है? वेरिएबल। और उसके बाद उसके अंदर हल्का सा डिक्लाइन आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। तो फिक्स प्लस वेरिएबल प्लस डिस्काउंट। तो ये एरिया पहले आप कॉपी कर लें, फिर अगले वाले ग्राफ के ऊपर दोबारा से बात करते हैं। अच्छा जी, अब उन ग्राफ की बात करते हैं जो ग्राफ हमने पहले कंप्लीट किए थे। इन ग्राफ की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट से पहले पहले जो एरिया है वहां पे कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही, ये वेरिएबल कॉस्ट है, उससे पहले वाले एरिया के ऊपर कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही, और उसके बाद इस एरिया के ऊपर भी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है पहले फ्री है प्लस वेरिएबल है प्लस फ्री है। अब मैं इसके बारे में एग्जांपल दे देता हूँ। उन्होंने कहा पहले 1 घंटे आप इंटरनेट यूज करें वो फ्री होगा, अगले घंटे आप यूज करेंगे उसके ऊपर आपको हर घंटे के ऊपर 40 रुपए की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। पहला घंटा फ्री, चलो 20 रुपए की अमाउंट रख लेते हैं। पहला घंटा फ्री, उसके बाद दूसरा घंटा 40 रुपए का, तीसरा घंटा 40 रुपए का, उसके बाद फिर जितना भी इंटरनेट यूज करे उस दिन में वो सारा का सारा क्या होगा? फ्री। तो पहले है फ्री, फिर है वेरिएबल, उसके बाद जो अमाउंट है वो फ्री की। यहाँ पे देखें तो कॉस्ट स्टार्ट होने से पहले, यूनिट स्टार्ट होने से पहले कॉस्ट ऊपर चली गई। तो पहले क्या है? फिक्स, फिक्स के बाद क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल के बाद क्या है? फ्री। अब आखिरी एरिया की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके अंदर अच्छा खासा बड़ा डिस्काउंट आ रहा है, फिर वेरिएबल कॉस्ट। मैं इस ग्राफ को आपको यहाँ से समझाता हूँ, जरा सुनिएगा। हमारे पास पहले हम यूनिट्स परचेज कर रहे थे, तो यूनिट्स के ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही थी
अराउंड कोई $10 पर यूनिट की। उसके बाद यहाँ पे 10,000 यूनिट्स के बाद हमें मिल जाता है डिस्काउंट और हमारी कॉस्ट हो जाती है $8 पर यूनिट की। तो 10,000 से पहले क्या होती है $10 पर यूनिट और 10,000 के बाद कॉस्ट कितनी हो जाती है $8 पर यूनिट। यानी इस पॉइंट के ऊपर जाके मामला चेंज हो जाता है। इसका मतलब है 10,000 यूनिट्स के बाद कॉस्ट $10 पर यूनिट नहीं रहती और 10,000 यूनिट से पहले कॉस्ट $8 पर यूनिट नहीं होती। अगर आप देखें तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस सेंस में, पॉइंट यहाँ तक आएगा, फिर उस पर डिक्लाइन आएगा, फिर वो आगे की तरफ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे पहले आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, फिर उसके अंदर डिस्काउंट मिल रहा है, फिर कॉस्ट आगे की तरफ मिल रही है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट ऑन ऑल यूनिट्स। वो क्या था? वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट ऑन फर्दर यूनिट्स। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट्स ऑन ऑल यूनिट्स। तो ये आपके पास ग्राफ है, इन ग्राफ को भी आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास हो गए कॉम्प्लेक्स ग्राफ। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास MA2 किट के अंदर है तो वो आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। सही है, ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ अपनी तरफ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया स्टार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का। ये हमने पहले भी देखा था MA1 में। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अ फंक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज headed by a manager and the manager has direct responsibility for its performance is known as a responsibility center। कोई स्पेसिफिक आपके पास एक ऐसा एरिया हो जिसको एक मैनेजर हेड कर रहा हो और वो मैनेजर उस एरिया की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर 4 तरह के होते हैं। एक होता है कॉस्ट सेंटर, एक होता है रेवेन्यू सेंटर, एक होता है प्रॉफिट सेंटर, एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। अगर हम शॉर्ट वर्डिंग के अंदर बात करें तो कॉस्ट सेंटर का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कॉस्ट के लिए। रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? सिर्फ रेवेन्यूज के लिए। प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यूज दोनों को मिला के बनता है, तो वो रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए। और इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया। जरा इस थ्योरी को आप अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में सबसे पहला एरिया जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली आएगा कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन, फंक्शन, एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच वो कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड। वो कॉस्ट सेंटर एक प्रोडक्शन एरिया या सर्विस एरिया है जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड हो रही होगी, सही, जहाँ पे कॉस्ट अक्यूमुलेट हो रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर। If a manager is responsible for costs attributable to this area of business, it means that a manager is responsible for a cost center. अगर मैनेजर सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है एक एरिया की कॉस्ट के लिए तो वो कहलाएगा कॉस्ट सेंटर मैनेजर। इस एरिया को आप लोग कॉपी कर लें, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एरिया जो हमारे पास आएगा वो आएगा रेवेन्यू सेंटर का। रेवेन्यू सेंटर सेंटर विच रेजेस रेवेन्यू, यानी जो रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, एंड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। मैनेजर ऑफ रेवेन्यू सेंटर इज अकाउंटेबल ओनली फॉर रेवेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट विच ऑब्टेन ग्रांट्स, जहाँ पे इनकम आ रही हो, या डोनेशन, जहाँ पे डोनेशन आ रही हो चैरिटी की, या आपका अगर सिंपल वर्ड के अंदर देखा जाए तो सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो सॉरी सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो अगर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए तो कॉस्ट सेंटर मैनेजर, और अगर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है रेवेन्यूज के लिए तो वो कहलाएगा रेवेन्यू सेंटर मैनेजर। इसे कॉपी कर लें। तीसरा एरिया जो आपके पास आएगा उसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर मैनेजर की अगर हम बात करें, इफ अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट एज वेल एज इनकम attributable to his area of business, it means that the manager is responsible for a profit center। यानी अगर आपका मैनेजर दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट के लिए भी और साथ में रेवेन्यूज के लिए भी, तो इसका मतलब है आपका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट सेंटर मैनेजर कहलाएगा। अब प्रॉफिट सेंटर मैनेजर इज लाइकली टू बी अ सीनियर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु इन्फ्लुएंसेस ओवर बोथ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। यानी ये सीनियर पर्सन होगा कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर मैनेजर से ज्यादा। A profit center might be an entire division within the organization, or there may be a separate profit center for each product, brand or service। एक स्पेसिफिक ब्रांड को भी हम प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं, प्रोडक्ट को भी प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं, और
एक एरिया को भी प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं, लेकिन वहां का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कॉस्ट के लिए भी और रेवेन्यूज के लिए। ये वाला एरिया कॉपी कर ले। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया आएगा वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर तकरीबन प्रॉफिट सेंटर जैसा होता है, सिर्फ उसके बाद इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इट रेफर टू अ प्रॉफिट सेंटर विद इन एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी वो मैनेजर जिसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। मैनेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टेड इन हिज एरिया, यानी वो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होने चाहिए ताकि मैनेजर की परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से जज कर सके। तो ये वाला एरिया रिलेट कर रहा है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की इन्वेस्टमेंट सेंटर से। इसे कॉपी कर लें, उसके बाद आगे की तरफ मूव